नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चुनाव आयोग SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चुनाव आयोग संसद से लेकर सड़क तक घिरा हुआ है। उस पर चर्चा की मांग हो रही है। चर्चा की अनुमति संसद में नहीं दी जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसको एक बड़ा झटका लगा है। SIR के तहत चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट सूची जारी की है, मतदाता सूची, उसका जो ड्राफ्ट जारी किया है, उसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम गायब हो गए हैं, बाहर कर दिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम आपने गायब किए हैं उनकी सूची दीजिए और शनिवार तक ये सूची उपलब्ध कराइए। यानी जो लोग पहले थे मतदाता सूची में, अब वो गायब कर दिए गए हैं, अब उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। तो उनके नाम क्यों हटाए गए और वो कौन से लोग हैं जिनके नाम हटाए गए हैं, और इसको लेकर एक ADR ने दाखिल की थी, याचिका दाखिल की थी। जो मुख्य सुनवाई है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होनी है, लेकिन यह एक बड़ा मामला है। आज की यह खबर है कि अब चुनाव आयोग को उन 65 लाख मतदाताओं की सूचना देनी होगी, जानकारी देनी होगी जिनको मतदाता सूची से हटाया गया है। यह बहुत बड़ा झटका चुनाव आयोग के लिए माना जा रहा है, क्योंकि इन 65 लाख मतदाताओं में ऐसे ये आरोप लग रहे थे कि जानबूझकर और एक मनमाने तरीके से लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है। तो यह अब शनिवार तक उसको उपलब्ध करानी है, यह सूची कि ये कौन से लोग हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई जारी करेगा। लेकिन इस बीच संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर इस मुद्दे पर संसद की कार्यवाही नहीं चली, ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा। संसद परिसर के बाहर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पिछले 21 जुलाई से जिस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहा है संसद परिसर में, ये प्रदर्शन आज भी जारी है। विपक्ष का SIR को वापस लेने की मांग हो रही है, और मतदाता सूची से जो वोटर्स गायब किए गए हैं, जिनके नाम निकाले गए हैं, उनको ऐसा न करने की बात कही जा रही है और इस पर चर्चा की मांग हो रही है कि संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से इस सूची को लेकर, और आपको पता ही है कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बुलाई है, वो दिल्ली में होने वाली है। उसके अलावा इसको लेकर सड़कों पर भी आंदोलन की तैयारी हो रही है, रूपरेखा बन चुकी है, शुरुआत होने वाली है। यह एक बड़ा झटका है अमलेंदु जी सुप्रीम कोर्ट से जो चुनाव आयोग को मिला है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा था कि मनमाने तरीके से यह लिस्ट बनी है और मनमाने तरीके से लोगों के नाम शामिल किए गए हैं और लोगों के नाम बाहर किए गए। हाँ, बिल्कुल समीर जी, ये बड़ा झटका है चुनाव आयोग को। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि झारखंड के चाईबासा में राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा जो चल रहा था, जिसमें उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष को लेकर टिप्पणी की थी। उसमें चाईबासा की MLA MP कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। ये अभी की इस समय की एक बड़ी खबर है। और दूसरा ये समीर जी, ये जो SIR पर चल रहा है, और आज ADR की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने बताया कि ड्राफ्ट रोल में कहा गया है कि 65 नाम हटा दिए गए हैं, लेकिन उन 65 लाख नामों की कोई सूची नहीं दी गई है, और कहा गया है कि 32 लाख लोग पलायन कर गए हैं और इसका कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा, प्रशांत भूषण ने, कि चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि 65 लाख लोग कौन हैं और कौन पलायन कर गया है, कौन मर चुका है। ऐसा लगता है कि BLO ने उस व्यक्ति को हटाने या ना हटाने की सिफारिश की है। उन्होंने 2 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रकाशित किया है, लेकिन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों का क्या, हम इन 2 का अपना इसमें जो है खुलासा चाहते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत जो सुनवाई कर रहे थे, पीठ में थे, 3 जनों की पीठ थी, उन्होंने कहा कि इनकी जो SOP ये मानक संचालन प्रक्रिया है, उसके अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को सूचित किया जाएगा चुनाव की इसकी प्रक्रिया के अनुसार। तो इस पर प्रशांत भूषण ने कहा, ये हमारी जानकारी के अनुसार 75% से ज़्यादा लोगों ने जो 11 दस्तावेज थे उनमें से एक भी दस्तावेज दाखिल नहीं किया है। अब उनमें से कुछ का कहना है कि BLO ने शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन उन्होंने शामिल नहीं करने की सिफारिश नहीं की। इस पर प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि जिन लोगों को शामिल किया भी गया है, तो अब यह उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, और उनमें से वो कह रहे हैं कि BLO ने सिफारिश नहीं की। 2 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 12% ने सिफारिश की है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने प्रशांत भूषण से कहा कि आप अपनी जो इसकी याचिका की है एक प्रति चुनाव आयोग को दीजिए, और वे उन लोगों की सूची देने के लिए बाध्य हैं जो मर चुके हैं या पलायन कर गए हैं। यानी जो अब वोट आपने काटे, इस आधार पर
65 लाख वोट की साहब वो मिले नहीं या पलायन कर गए हैं, और 32 लाख जो मर गए हैं, आपको इनकी सूची एक एक नाम जो है वो आपको देना होगा। आप चुनाव आयोग को अपनी याचिका की कॉपी दीजिए और ये आपको जवाब देंगे। सूर्यकांत ने यह भी कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा, इस पर चुनाव ये बता दिया जाए अमलेंदु जी कि ये जो 65 लाख है, इसमें 33 लाख लोग वो हैं जिनको चुनाव आयोग कह रहा है कि ये पलायन कर गए हैं, 22 लाख लोग ऐसे हैं जिनको बताया जा रहा है कि वो मृत हैं, और 7 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको 7 लाख लोगों में उनको लेकर के कि वो अतिरिक्त लोग हैं। और इन लोगों को 65 लाख, इस तरह की जो पूरी सूची है वो 65 लाख लोगों की है। और यही नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हालांकि ये मामला यही है, इसमें मांग की गई एडीआर की तरफ से जो प्रशांत भूषण ने कि 65 लाख लोगों की वो सूची बताई जाए, लेकिन यहां जो शामिल किए गए हैं उनको लेकर भी बहुत सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये 65 लाख की जब सूची आएगी, जब जारी होगी, तो बहुत सारे जो मनमाने तरीके से आरोप लग रहे हैं उनका भी खुलासा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हो जाएगा। देखिए समीर जी, जो मतदाता मर गए हैं उनके नाम शामिल हैं वो तो एक अलग मसला है, चूंकि वो चलिए वो नाम शामिल है तो मरा हुआ वो डालने नहीं आएगा, लेकिन जो जिंदा है उनके नाम आपने काट दिए और आप बता भी नहीं रहे किसके नाम आपने काट दिए। तो ये गंभीर मसला है। आरोप यही लग रहे हैं कि आपने जिनको आप समझते थे कि ये विपक्ष का मतदाता है, आपने उन जिंदा लोगों के नाम काट के उनको मृत घोषित कर दिया और आपने बता दिया पलायन कर गए। तो ये जो घपला किया और वो आप सूची नहीं दे रहे कि किसके आपने नाम काटे किसके नहीं काटे, इस पर जो है तो ये गंभीर आरोप था और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये बाध्य हैं हर एक नाम देने के लिए। चुनाव आयोग ने इस पर कहा कि साहब हम इसे रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे कि हमने इसे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया, मतलब उनका इसको रिकॉर्ड पे लीजिए कि हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इसको साझा किया। और उनका कि हमारा दायित्व सिर्फ मसौदा सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना है, हम ये दिखा सकते हैं कि हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सूची साझा की। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को मतलब झिड़का और कहा कि आप ये सब अपने जवाब में क्यों नहीं बता सकते हैं। अगर आपने ये सूची दी है तो कृपया उन राजनीतिक दलों की सूची दे जिन्हें आपने ये सूची दी है, ताकि श्री भूषण के मुवक्किल उन अधिकृत प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त कर सकें, शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करने, ये साफ था उन्होंने कहा। और जस्टिस सूर्यकांत ने फिर कहा चुनाव आयोग से कि बस इतना ही जवाब में बताइए कि उन राजनीतिक दलों की सूची दीजिए जिन्हें आपने ये जानकारी दी थी। हम 12 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे, तब तक आप अपना जवाब दाखिल करिए। जस्टिस सूर्यकांत की इस पर बात पर प्रशांत भूषण ने कहा कि जिन लोगों के फॉर्म प्राप्त हुए हैं उनमें से अधिकांश में से इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं दिया है किसी ने भी। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नहीं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित होने वाला मतदाता जो है उसको आवश्यक जानकारी मिले, शनिवार तक चुनाव आयोग अपना दाखिल करे और श्री भूषण उस पर विचार करने, फिर हम देखेंगे क्या खुलासा हुआ है और क्या खुलासा नहीं हुआ है। जी, तो ये एक बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण और बड़ा झटका है चुनाव आयोग को, क्योंकि वो उन लोगों की सूची नहीं जारी करना चाह रहा था कि जो जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं वो क्यों हटाए गए और वो कौन से लोग हैं। और इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों के नाम इस मतदाता सूची में जो ड्राफ्ट है, अभी इसमें संशोधन भी होना है, लेकिन जिनके नाम इसमें शामिल नहीं है उनके होने की संभावना अब ना के बराबर है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत जो दस्तावेज होते हैं वो दस्तावेज नहीं जमा किए हैं। तो ये इस सूची को उपलब्ध कराने का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक बड़ा झटका है चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने लिस्ट दे दी है राजनीतिक दलों को, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी की आपको देना होगा, ये आप देने के लिए बाध्य है उन लोगों की भी सूची और पूरी जानकारी, डिटेल जानकारी जिनके नाम आपने काटे हैं। अब ये 65 लाख लोगों की जो जानकारी होगी जिनके नाम काटे गए, यानी पहले वो मतदाता सूची में थे और अब उनको नई वाली सूची में उनके नाम काट दिए गए हैं। यह जानकारी अब चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी और यह पूरी सूची शनिवार तक उपलब्ध करानी पड़ेगी। तो एक बड़ा झटका चुनाव आयोग के लिए है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जो कार्यशैली है उस पर आगे लगातार बढ़ रहा है। वहां सुप्रीम कोर्ट में उससे पहले भी जब एसआईआर को लेकर याचिकाएं दाखिल हुई, सुनवाई हुई, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ लगाई और बहुत सारे मुद्दों पर उनसे सवाल पूछे और ये जो आपत्तियां विपक्ष की हैं उनको लेकर उससे सवाल पूछे गए। लेकिन इन सब के बीच एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली और फॉर्म जो थे लोगों से इकट्ठा करने को, वो टारगेट जो 1 महीने का समय दिया था चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से, उससे पहले भी उसको जमा कर लिया। और ये सब चीजें दिखा रही हैं कि किस हड़बड़ी में, किस जल्दबाजी में ये सारी चीजें की गई। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई और उसमें 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर निकाल दिया। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं जो लगातार
लगातार दिख रहे हैं। इनको लेकर विपक्ष संसद में भी चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रदर्शन हो रहा है संसद भवन परिसर में। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है और ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखेंगे। लेकिन सुनते हैं कि गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं, और विपक्ष ये कह रहा है कि आखिर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर संसद में चर्चा नहीं होगी तो फिर किस पर होगी। गौरव गोगोई को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, सरकार को बताना चाहिए कि वो किस बात से डर रहे हैं। आखिर ये लोगों का वोट देने का अधिकार है, वोट की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है। सदन के अंदर अगर देश की चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा नहीं होगी, जायज सवाल नहीं उठाए जाएंगे तो कहां उठाएंगे। लोग तो इस बात से डर रहे हैं कि ये सरकार किस बात को छुपा रही है, किस बात से ये मुकर रही है। बात स्पष्ट करे। तकनीकी कारण दिखाकर चर्चा से भागने की कोशिश है सरकार के, ये काम बहुत ही निंदनीय है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर जब इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, एक राज्य में 8-9% मतदाताओं को मतदाता सूची से ही बाहर कर दिया गया है, तो फिर संसद में किस मुद्दे पर चर्चा होगी। हाँ, बिल्कुल काफी गंभीर मसला है। और सरकार चर्चा से भाग क्यों रही है, आखिर सरकार को डर क्या है। विपक्ष का ये आरोप है समीर जी कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरीके से काम कर रहा है और सारे षड्यंत्र जो भारतीय जनता पार्टी रच रही है उनको एग्जीक्यूट जो है वो चुनाव आयोग कर रहा है। यह विपक्ष का खुला आरोप है। अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को चर्चा से भागने की आवश्यकता क्यों है। प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित होकर इन सवालों के जवाब क्यों नहीं देते जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं और चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को सदन में देना चाहिए, सरकार को सदन में देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री भी चर्चा से भाग रहे हैं, सदन से लगातार गायब हैं और भारतीय जनता पार्टी भी सदन को नहीं चलने दे रही है। हम लोग ये भी देखेंगे कि सदन की कार्रवाई जो थी वो किस तरीके से स्थगित हुई, उसको वो भी जब आएगी विजुअल तो हम दिखाएंगे। बिल्कुल, वो रोज ही इस तरह से हो रहा है अमलेंदु जी। 21 जुलाई से जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से लगातार, और यही बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, गंभीर सवाल है कि आखिर इस पर चर्चा की अनुमति देने में दिक्कत क्या है। इतने दिनों तक लगातार संसद का कामकाज बाधित हो रहा है। अगर 2 घंटे की इस पर चर्चा करा ली जाएगी, 4 घंटे की चर्चा हो जाएगी तो दिक्कत क्या है। हाँ, दिक्कत यही है समीर जी की चूंकि बीजेपी को लगता है कि उनका जो एजेंडा है, उनकी जो षड्यंत्र है वो शायद विपक्ष खोल देगा सदन के अंदर। पूरा देश देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र जो है विपक्ष किस तरह से खोल रहा है। तो शायद यही चिंता भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है। लेकिन ये मसला गंभीर है चूंकि ये मसला आम नागरिक के मताधिकार से जुड़ा हुआ है। मताधिकार का मतलब कि उसकी नागरिकता से जुड़ा हुआ है, और मताधिकार अगर छिन जाएगा तो उसकी नागरिकता छिन जाएगी। अगर आप 8 करोड़ लोगों में से 4 करोड़ लोगों का मताधिकार छीन ले रहे हैं तो समीर जी आप समझिए कि 140 करोड़ की आबादी में से 70 करोड़ की आबादी को आप क्या बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे जी। तो ये सवाल इसलिए बहुत गंभीर सवाल है और सरकार इसलिए इससे भाग रही है क्योंकि आम जनता के सवाल संसद में उठेंगे और सरकार गिरेगी, क्योंकि सरकार का इरादा ठीक मालूम नहीं पड़ता है। बिल्कुल, और ये प्रदर्शन को देखते हैं हम लोग, इसको एक बार फुल स्क्रीन पर भी देखेंगे कि किस तरह से संसद के भीतर जब कार्यवाही नहीं हो पा रही है और सदन स्थगित की जा रही है तो बाहर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और मांग कर रहा है कि SIR को वापस लिया जाए। तो ये तस्वीरें हैं और इसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, कई बहुत सारे नेता हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सभी नेता, सभी सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वो इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये संसद भवन परिसर में किस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, और ये पिछले 21 जुलाई से यानी जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से लगातार ये प्रदर्शन है। और विपक्ष का कहना है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक इस प्रक्रिया को वापस नहीं ले लिया जाता, चूंकि SIR को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इस पर चर्चा की मांग भी नहीं स्वीकार की जा रही है। तो ये विपक्ष का बड़ा आरोप है। एक बार सुनते हैं प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं इस SIR पर चर्चा को लेकर, और सरकार क्यों इस पर चर्चा कराना नहीं चाहती है, उस पर वो क्या कह रही हैं। वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी
कर रहे हैं। देखिए गद्दी छोड़ सरकार सुन नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही है, जवाब दो करने को तैयार नहीं है। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे, क्या हो गया है? बंद करो। It's a very simple thing. We are only asking for a discussion. It's very easy for them to resolve within 5 minutes. They should discuss it. What is the harm? Our viewpoint will come, their viewpoint will come, it will be over. तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 5 मिनट में इस समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है। और बड़ा आरोप लग रहा है जो विपक्ष की तरफ से कि वोट चोर सरकार को और चुनाव आयोग को, कि दोनों की मिली भगत से वोट चोरी की जा रही है और उसके लिए ये चर्चा की मांग हो रही है, लेकिन सरकार उस पर चर्चा नहीं करा रही है। पिछले इतने दिनों से लगातार ये सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो रही है, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, लेकिन उस पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। कितने कमजोर है, कितनी कमजोर सरकार है, ये प्रियंका गांधी का सवाल है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, ये प्रियंका गांधी का सवाल है और प्रियंका गांधी का ही सवाल नहीं समीर जी, ये देश का सवाल भी है कि इतनी कमजोर सरकार है कि जो चर्चा से भागती है, प्रधानमंत्री सदन से भाग जाते हैं, चर्चा में उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि संसद परिसर में होते हैं। और ये इस बात का खुलासा तो उनके जो गृह मंत्री उन्होंने खुद किया कि प्रधानमंत्री संसद परिसर में है लेकिन राज्यसभा में नहीं आ रहे हैं प्रधानमंत्री। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब डरे हुए प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों का सामना करने से, तो इसीलिए नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर समीर जी अखिलेश यादव जो है उन्होंने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि SIR को लेकर और क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी है, वो भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन ये गंभीर सवाल है और प्रियंका गांधी साफ तौर पर कह रही है कि सदन चलना शुरू हो जाएगा, आप इस पे चर्चा कराना क्यों नहीं चाहते, सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है, ये बड़ा सवाल है और सरकार इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो चालाकी चली थी, जैसा कि तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपने एक एक विधानसभा से 30,000 से लेकर और 1 लाख तक आपने वोट काट दिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किस आदमी के वोट काटा गया है, कौन था और कौन जो है वो छोड़ के चला गया। जब तक ये नहीं होगा तब तक इसकी जांच कैसे की जाएगी? तो इसको लेकर चुनाव आयोग गया हुआ था। तो आज भी चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा, उनका कहना यह था कि साहब हमने लिस्ट जो है राजनीतिक दलों के साथ साझा कर ली, हमारा काम केवल इतना ही था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपका काम केवल इतना ही था, आप पहले ये बताइए कि आपने किन किन राजनीतिक दलों को सूची दी और आप एक एक व्यक्ति का जिसका नाम कटा है वो आप नाम बताएंगे कि कौन चला गया, कौन मृत हो गया, और ये आपको जानकारी देनी होगी। तो अब ये चुनाव आयोग को शनिवार से पहले अपना दाखिल करना है जवाब इसको लेकर, और 12 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 12 अगस्त को हम सुनेंगे, उससे पहले आप शनिवार तक अपना ये जवाब दाखिल कीजिए। जी अमलेंदु जी, उसमें जो आज की जो सुनवाई रही, तो चुनाव आयोग बार-बार, चुनाव आयोग के वकील सुप्रीम कोर्ट को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने राजनीतिक दलों को सूची दे दी है। सूची देने पर तो किसी को कोई इनकार ही नहीं है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम आपने काटे हैं वो सूची कहां है और वो कौन से लोग हैं? और यही फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपको देना होगा, आप उन लोगों की जानकारी शेयर करने के लिए बाध्य हैं जिनके नाम आपने मतदाता सूची से काटे हैं, और शनिवार तक अब ये सूची देनी है। बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा झटका है। लगातार झटके चुनाव आयोग को मिल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपनी कार्यशैली में परिवर्तन नहीं कर रहा है। अब देखना है 12 तारीख को जब सुनवाई होगी और इस लिस्ट की जब चर्चा होगी, तब फिर इसमें चुनाव आयोग किस तरह से फंसा नजर आता है। लेकिन अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्देश दिए हैं, ये एक महत्वपूर्ण कदम है SIR को लेकर विपक्ष की जो मांगे हैं उस संदर्भ में। एक बात सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं SIR को लेकर, और SIR को लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा की मांग हो रही है, लेकिन मांग स्वीकार नहीं की जा रही है, और फिर स्वीकार नहीं की जा रही है तो फिर विरोध प्रदर्शन संसद परिसर में देखने को मिल रहा है। सड़कों पर भी अब विपक्ष उतरने की पूरी तैयारी कर चुका है। हाँ बिल्कुल, सड़कों पर पूरी विपक्ष तैयारी कर चुका है। रक्षाबंधन के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त पदयात्रा बिहार में होगी और वहीं से एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा। 7 तारीख को यानी कल राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कई खुलासे करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं
एटम बम फोड़ूंगा तो वो एटम बम क्या है ये मालूम पड़ेगा जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, और ये घिरे हुए इससे भी साबित होता है समीर जी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के बचाव में कूद कर बहुत आगे आ रही है। तो आखिर अगर आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई दुरभिसंधि चुनाव आयोग के साथ नहीं है तो चुनाव आयोग अपनी रक्षा करने में खुद सक्षम है, संवैधानिक संस्था है। अगर उसने कोई गड़बड़ नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की रक्षा करने के लिए कूदकर आगे क्यों आना पड़ता है? तो इसका मतलब विपक्ष के आरोप सही मालूम पड़ते हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के बचाव में आगे कूदकर आती है। जी बिल्कुल, जबकि उसके अपने सहयोगी दल भी इसको लेकर आशंकित हैं, सवाल उठा चुके हैं, चुनाव आयोग से मिल चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का इन सारे मुद्दों पर बचाव करती दिखती है। सुनते हैं अखिलेश यादव को क्या कह रहे हैं। ये क्या चाहते हैं लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब सबका अधिकार जो वोट डालने का वो डालें हम लोग वोट, और जब वोट डालने का अधिकार छीना जाए तो हम कहाँ आवाज उठाएं? इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है आवाज उठाएं। तो सरकार को सुनना चाहिए और कम से कम जो शिकायतें समय समय पर चुनाव आयोग से की जाती हैं उन शिकायतों पर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पर सरकार की तरफ से अगर कहा जाए तो कभी डिस्कशन की कोई बात नहीं हुई है, संभव नहीं है। नहीं, एसआईआर पे डिस्कशन हो, जो माननीय सांसद और जितने भी पार्टी के नेता हैं वो अपने विचार रखेंगे और जो कमियां हैं उसको दूर करें। मैंने कई बार उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया और बहुत दूर न जाइए आप केवल पिछला बाई इलेक्शन देख लीजिए, पूरे चुनाव आयोग के सामने हुआ। मुझे खुद कई बार चुनाव आयोग से बात करनी पड़ी, तब जाकर के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कुछ अधिकारियों के खिलाफ। आप सोचिए डे वन से सरकार क्या करती है, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं तो वो जाति के आधार पर तय करते हैं कि जाति के आधार पर उनकी विचारधारा को कौन सूट करता है। उसके बाद पुलिस की पोस्टिंग उस हिसाब से होती है कि पुलिस कौन सी लगाई जाएगी, एसओ कौन लगाया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ये टारगेट दिया जाता है कि फर्जी वोट डालेंगे आप, और पिछले चुनाव में सुनने में आया है 100 वोटों का फर्जी दिया गया था। और एक बार हमारी खुद की शिकायत पर जब मैंने शिकायत की और आयोग ने नोटिस दिया तो मैंने खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के 18,000 ऐसे वोट जो 2019 में डाले थे 22 में डिलीटेड हो गए थे, हम लोगों ने बाकायदा एफिडेविट के साथ शिकायत की है, लेकिन एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और जब एक तो उन अधिकारियों के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ये कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कर कौन रहे हैं और किसके आदेश पर कर रहे हैं। पूरी की पूरी एसआईआर की जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग उसको करा रहा है, बिहार से वो शुरू हुआ है, पूरे देश में उसको लागू किया जाना है, लेकिन शुरू से ही सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से वो आनन फानन में एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया गया और जिस तरह से उसमें फॉर्म भराए गए, जिस तरह से लोगों से दस्तावेज मांगे गए, वो दस्तावेज नहीं दे पाए, चुनाव आयोग बार बार अपने नियमों को बदलता रहा, तो कई सारे लूप होल्स और उसमें ये तमाम खामियां दिखाई पड़ रही थी। लेकिन चुनाव आयोग जिद पर अड़ा रहा कि उसको कराना है और आखिरकार जो ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की उसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम बाहर कर दिए गए। ये वो 65 लाख मतदाता हैं जो अभी लोकसभा चुनाव के समय जो चुनाव मतदाता सूची थी उसमें शामिल थे, लेकिन इस नई सूची में वो गायब कर दिए गए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जानकारी मांगी है याचिका पर सुनवाई करते हुए कि जिन 65 लाख लोगों को आपने बाहर किया है उनकी पूरी सूची उपलब्ध कराइए, ये कौन लोग हैं और आपने क्यों उनको इस सूची से बाहर किया है। हाँ बिल्कुल, इसको लेकर किया है कि आपने किनको बाहर किया है, ये आप सूची उपलब्ध कराइए। और ये सूची जो है वो प्रत्येक व्यक्ति का नाम जो है वो आपको बताना पड़ेगा कि किसके आपने नाम काटे हैं, कौन मर गया और कौन नहीं मिला और कौन दूसरी हो गया, ये सारे नाम आपको बताने पड़ेंगे। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब चुनाव आयोग यहाँ फंसा हुआ है, शनिवार तक उसको ये सारे नाम बताने पड़ेंगे। चुनाव आयोग ने चालाकी यही चली थी, सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई पर भी ये कहा गया था कि आप सबके नाम बताएंगे, लेकिन उसने चालाकी ये चली कि वो लिस्ट जारी कर दी, इतने नाम हमने काट दिए, इतने लोग मर गए और इतने जो थे वो गायब हो गए, तो इतने मिले नहीं, ये करके काम चल जाएगा। लेकिन विपक्ष ने यही सवाल उठा लिया कि आखिर इस पर आपत्ति कैसे दर्ज की जाए। तो ये अब जो है वो चुनाव आयोग जो है वो फंसा हुआ है और शनिवार तक उसको चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा और सारे नाम बताने पड़ेंगे कि जिनके नाम काटे हैं वो बताया जाए। ये बिल्कुल, लेकिन हालांकि समीर जी आज सुबह ही चुनाव आयोग ने एक जारी किया वक्तव्य और कहा कि अभी तक कोई भी आपत्ति हमको दर्ज नहीं मिली है, तो आपको आपत्ति देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपत्ति आप सुनेंगे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रही है आपत्तियां, पहुंच रही है 65 लाख पे आपत्तियां।
ये सारी शिकायतें चुनाव आयोग से की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने इनकी सुनवाई नहीं की। फिर ये याचिका लगी। हम लोग तेजस्वी यादव के उस बयान को भी सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो 65 लाख लोग बाहर किए गए हैं, इनकी सूची तो चुनाव आयोग दे। लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं के, विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल के की बातों की शिकायतों का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो अब उसको देना पड़ेगा, पूरी जानकारी उपलब्ध करानी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि आप ये पूरी सूचना, विस्तृत सूचना देने के लिए बाध्य हैं, आपको देना पड़ेगा। खैर, एक बार सुनते हैं मनोज झा क्या कह रहे हैं, आरजेडी के सांसद, इस एसआईआर को लेकर। प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए क्या है ना कि मास डिलीशन प्रोग्राम है, ये एसआईआर नहीं है, बेसिकली इंटेंसिव डिलीशन है। कोई वर्गीकरण नहीं, किसी का खाता खेसरा नहीं, कोई एपिक नंबर नहीं, ढूंढो तुम लाखों की भीड़ में नाम को। तो ये समझता हूँ कि सरकार के इरादे पे जो फैसला हो रहा है ये घोर अलौकिक है। सर, आप लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं कि इस पर सदन में चर्चा हो, लेकिन सरकार इसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार। संवेदना मर चुकी है सरकार, संवेदना मर चुकी है। चर्चा की मांग की जा रही है लेकिन सरकार नहीं कराना चाहती है। मनमाने तरीके से चुनाव आयोग लोगों के नाम मतदाता सूची से काट रहा है, लेकिन सरकार उस पर सदन में बातचीत करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसका मतलब यह है कि उसको इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। और जो आरोप है विपक्ष के कि वो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जानबूझकर षड्यंत्र के तहत यह सारा काम कर रहा है, लगातार यही आरोप विपक्ष लगा रहा है चुनाव आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी पर। तो इसको लेकर मांग की जा रही है और मानसून सत्र की शुरुआत से ही कि एसआईआर की प्रक्रिया पर सरकार चर्चा कराए, किस तरह से मनमाने तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, मतदाता सूची से लोगों के नाम गायब कर रहा है, लेकिन सरकार उस पर तैयार नहीं हो रही है। आज एक बार फिर सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हुई और 21 जुलाई से, आपको बता दें, कई बार बताया है कि मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन की कार्यवाही इसी तरह से बाधित हो रही है। एक बार देखते हैं आज किस तरह से स्थगित की गई सदन की कार्यवाही और यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते, भारत के संसद को आप गरिमामंडित कीजिए संसद को। हर दिन इस तरह का व्यवहार, एक कंस्ट्रक्टिव जो रोल होता है अपोजिशन का, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कीजिए। सदन को बाधित करना ये उचित नहीं है। बार बार आप लोग सदन को ऐसे बाधित करेंगे, हर दिन बाधित करेंगे। सदन में आप अपना विषय रखिए, सदन में विषय रखिए, लेकिन सदन को बाधित करना ये सदन को, गरिमा को ठेस पहुंचाती है, ये उचित नहीं है। पूरा देश दुखी है यार, आपके व्यवहार से, सदन के सदस्यों के व्यवहार से देश दुखी है। प्लीज बी सीटेड, प्लीज allow to continue the session, please be seated, please. Leader of the, आप थोड़ा बैठाने का कोशिश कीजिए, थोड़ा बैठा दीजिए, थोड़ा पहले बैठा दीजिए, बाद में बोलिएगा। आप बैठा दीजिए, पहले अपने मेंबर्स को बैठा दीजिए, प्लीज मेंबर को बैठा दीजिए। मैं आई विल अलाउ टू स्पीक यू, प्लीज आई विल अलाउ टू स्पीक यू। बात सदस्यों को बैठा दीजिए, देन आई विल अलाउ। If you are will be well, I will not allow. आप माननीय सभी सदस्यों को अपना सीट पे बैठा दीजिए। I will allow to speak you. You are a senior member of the house. I will allow. ऐसा सदन नहीं चलेगा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
एक बार फिर स्थगित कर दी गई और ये प्रक्रिया आप लगातार देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं हम लोग ब्रेकिंग न्यूज में, हर दिन लगभग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। हाँ, एक फर्क आज यही पर था कि आज उस पीठ पर यानी अध्यक्ष की पीठ पर आज दिलीप सैकिया साहब बैठे हुए थे। रोज आमतौर पर सुबह ओम बिरला बैठते हैं, स्पीकर। हाँ, और स्पीकर साहब जब बैठते हैं तो सीधे सीधे एक बार कर देते हैं 2 बजे तक के लिए, लेकिन आज जो है 2 किस्तों में किया गया। अब 2 बजे फिर जब बैठेंगे फिर तक के लिए कर दिया जाएगा, ऐसी आशा की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार तो चर्चा कराएगी नहीं, सरकार तो चर्चा से भागेगी, तो ये किया जाएगा। तो लेकिन ये लगातार सरकार चर्चा से भाग रही है और फंसी हुई दिखाई पड़ रही है समीर जी, सरकार भी और चुनाव आयोग भी, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इस पर चुनाव आयोग और सरकार दोनों घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये बार बार लगातार ये दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर इसमें छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो सरकार चर्चा क्यों नहीं करा रही है। और चुनाव आयोग उसकी किस तरह से निष्पक्षता से वो काम कर रहा है वो दिख जाता है कि जिन आपत्तियों को विपक्ष उठा रहा है, उसके पास शिकायतें लेकर जा रहा है, वो एक लाइन में सारी शिकायतों को खारिज कर दे रहा है। लेकिन उन्हीं शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल संज्ञान लिया बल्कि उसको निर्देश दिया कि वो सूची 3 दिन के भीतर यानी शनिवार तक उपलब्ध कराई जाए। यही मांग लगातार इस सूची के प्रकाशित होने के बाद से विपक्ष कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का कोई जवाब इस पर नहीं मिल रहा है। एक बार सुनते हैं तेजस्वी यादव ने किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था उन्होंने कई लोगों के नाम लेकर कि किस तरह से वो मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं, लेकिन इन सारी शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तेजस्वी यादव की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे इन 65 लाख लोगों के जिनके नाम काटे गए हैं उनकी सूची चुनाव आयोग क्यों नहीं उपलब्ध करा रहा है। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 29162120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अचार है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उस पर दूसरा चल रहा है। तो ये किस तरीके से नाम गायब हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया और ये मांगा गया चुनाव आयोग से कि उन 65 लाख लोगों की सूची उपलब्ध कराई जाए जिनके नाम काटे गए हैं। कौन लोग ये हैं? अभी साल भर पहले लोकसभा चुनाव में ये मतदाता थे और अब ये क्यों काट दिए गए हैं? अगर इसमें 22 लाख लोग मृत हैं तो क्या उस समय जब चुनाव आयोग ने सूची तैयार की थी उस समय उनकी गिनती कैसे हो गई? और 2-4 की बात अगर हो तो एक बार समझ में भी आता है। चुनाव आयोग के मुताबिक उनकी संख्या 22 लाख थी और तो यह सूची उपलब्ध कराने में दिक्कत क्या है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं करा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ निर्देश दिया है कि आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी और शनिवार तक डेडलाइन भी तय कर दी है कि आपको शनिवार तक ये सूची उपलब्ध करानी है। हाँ बिल्कुल, ये कर दी है। और समीर जी, आपको याद होगा कि जो पिछली सुनवाई हुई थी 28 जुलाई को, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, खासतौर से जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई मास डिलीशन नहीं होगा, बड़े पैमाने पर नाम नहीं कटेंगे और ये आप जिसका भी नाम काटेंगे उसको आप सूचित करेंगे और 15 व्यक्ति कोई भी ऐसे ले आइए जो जीवित हों, जिनके नाम काट दिए गए हों मृत बताकर, तो हम इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेंगे, पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। अब ये जो इसीलिए चुनाव आयोग ने वो सूची जारी नहीं की कि नाम किनके काटे गए हैं, ताकि वो 15 लोग निकलकर सामने ना आ जाए। और अब चुनाव आयोग खुद कह रहा है, तेजस्वी यादव का सबके 2 एपिक कार्ड तेजस्वी के पास कैसे आए, FIR भी दर्ज करा दी गई, सब कुछ हो गया, लेकिन सवाल ये कि चुनाव आयोग ने 2 एपिक कार्ड एक व्यक्ति के बना कैसे दिए? यही तो आरोप है चुनाव आयोग के ऊपर कि एक ही एपिक कार्ड पे 100 लोगों के नाम है और एक एक व्यक्ति के पास 5-5 एपिक कार्ड है। चुनाव आयोग खुद स्वीकार कर रहा है कि 8000 से ज्यादा लोगों के पास जो 2-2 एपिक कार्ड है। तो कैसे चुनाव आयोग ने 2-2 एपिक कार्ड बना दी? इसका मतलब घपला बहुत बड़ा स्तर पे है और चुनाव आयोग उस घपले को कर रहा है
क्या ये है? इसलिए चुनाव आयोग ने ये चीजें छिपाने की कोशिश की है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तब मालूम पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव कितना घिरा हुआ है। फिलहाल काफी ज्यादा घिरा हुआ दिखाई पड़ता है, चूंकि उसको सारे नाम बताने पड़ेंगे कि जो आपने काटे हैं नाम और वो किन लोगों के नाम है, वो सूची आपको जारी करनी पड़ेगी। इससे काम नहीं चलेगा कि साहब 65 लाख हमने नाम काट दिए, ये हमने राजनीतिक दलों को बता दिया। जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं वो 65 लाख नाम बताइए किनके काटे हो। तेजस्वी यादव ने यही आरोप लगाया था कि आपने जो नाम काटे हैं वो किसके नाम काटे हैं, उसका एपिक नंबर क्या है, उसका पता क्या है, ये आपने कुछ भी नहीं बताया है। ये आपको अब सब बताना पड़ेगा। यही चुनाव आयोग फंसा हुआ है। और आपको समझ याद होगा कि हम लोगों ने उस दिन भी कहा था कि ये चुनाव आयोग यही गड़बड़ी करेगा, ये नाम नहीं देगा, चूंकि अगर ये नाम देता है तो चुनाव आयोग फंस जाएगा। ये 65 लाख, चूंकि वो पहले ही अपना जो रोज का बुलेटिन जारी करता है कि नाम काट दिए, तो ये अब ये साबित कैसे करेगा कि किन लोगों के नाम काटते हैं, किनके नाम काटे हैं। तो इसमें बुरी तरह से घिरा हुआ है चुनाव आयोग। लेकिन इस पर संसद में चर्चा की मांग अगर नहीं हो रही है तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। चुनाव आयोग कोई जानकारी विपक्षी दलों को दे नहीं रहा है, संसद में उस पर चर्चा नहीं हो रही है, तो आखिर ये बात कहां सुनी जाएगी? इस हर मामले, हर चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त निर्देश चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। अब उसको 65 लाख नाम वो सार्वजनिक करने पड़ेंगे जो उसने काटे हैं मतदाता सूची से। अब इसको लेकर विपक्षी दलों ने, इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने स्पीकर को पत्र भी लिखा है, उनसे मुलाकात भी की है, लगातार बातें हो रही है। और अभी जैसा थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी कह रही थी कि 5 मिनट में यह गतिरोध दूर हो सकता है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा कराने को तैयार ही नहीं हो रही है। एक बार सुनते हैं जयराम रमेश ने क्या कहा है, किस तरह से पत्र लिखा गया इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तरफ से। बावजूद इसके उस पत्र का भी कोई संज्ञान स्पीकर ओम बिरला ने नहीं लिया। जयराम रमेश को सुनते हैं। क्या आप लोग इसके ऊपर आज जो है चाहेंगे कि इस मुद्दे को क्या संसद में भी उठाया जाएगा? नहीं, देखिए, हमने विपक्ष की पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन की पार्टियों के सारे नेताओं ने स्पीकर साहब को एक खत लिखा है। वोट बंदी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, इस पर बहुत गहरा चिंता उन्होंने जताया है। ये सिर्फ अभी बिहार में शुरुआत हुई है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में होगा, असम में होगा, सारे राज्यों में होगा। तो इस पर एक चर्चा करनी चाहिए। अगर चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं लोकसभा में, तो इससे बड़ा अपमान क्या है हमारे लोकतंत्र पर? तो हम यही मांग कर रहे हैं कि लोकसभा में तो चर्चा हो, राज्यसभा में चर्चा हो। राज्यसभा में हम तो चुनकर आए हैं ना, लोग विधायकों को चुनते हैं, विधायक राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। लोकसभा में तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और सरकार कह रही है आप चुनाव प्रक्रिया पर आप चर्चा नहीं कर सकते। ये कैसा रवैया है? ये कैसा लोकतंत्र है कि चुने हुए प्रतिनिधि चुनावी प्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकते? तो हमारी ये मांग है कि इस पर चर्चा हो, बहस हो, उसके बाद तो इस पर चर्चा हो। लेकिन चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल बना हुआ है। विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, रोज संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है, लेकिन सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है और कह रही है सरकार कि हम हर विषय पर चर्चा कराने को तैयार हैं। तो क्या ये जो SIR का मुद्दा उसके लिए गंभीर नहीं है, जिसमें एक राज्य में 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया हो? ये संख्या वहां के कुल मतदाताओं का लगभग 8-9% ये संख्या बनती है। तो बड़े सवाल हैं और इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं हो रही है, ये विपक्ष का आरोप है। हाँ, बिल्कुल विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार की तरफ से गतिरोध दूर करने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि सरकार खुद संसद नहीं चलने दे रही है। यह खुला आरोप है विपक्ष का। और सरकार संसद क्यों नहीं चलने दे रही है? चूंकि सरकार जो है वो घिरी हुई है तमाम मसलों पर और सरकार इन सवालों के जवाब नहीं दे सकती। इधर समीर जी, आज राहुल गांधी ने बहुत तगड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला है। डोनाल्ड ट्रंप जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने भारत को फिर एक धमकी दी है और ये प्रधानमंत्री उस धमकी पर एकदम खामोश है। एक संप्रभु राष्ट्र जो है उसको एक दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो लगातार धमकी दे रहा है। हमारा प्रधानमंत्री जो है वो शुतुरमुर्ग की तरीके से जो रेत में सिर गड़ा के बैठ जाते हैं, उस तरीके से बिल्कुल खामोश है। इसको लेकर बहुत तगड़ा प्रहार जो है वो राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है समीर जी, और वो हम ट्वीट जो है दिखा सकते हैं कि अपनी इस पर कि क्या ट्वीट है और ये क्या लिख रहे हैं राहुल गांधी। तो ये लिखा है राहुल गांधी ने कि इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड, इसका उन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति की बार बार की धमकियों के बावजूद उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच है। एक धमकी मोदी
और रूसी तेल सौदों के बीच, अमेरिका और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय स्थिति को उजागर करने की है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं, ये बहुत गंभीर आरोप लगाया है। और राहुल गांधी ने ये बात पहली बार नहीं कही है, राहुल गांधी ये बात बार बार कह चुके हैं और तमाम वो प्रमाणों दस्तावेजों के साथ इस बात की जानकारी संसद में भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। लेकिन अडानी के मुद्दे को उठाने पर उनको संसद में लोकसभा स्पीकर की ओर से भी आपत्ति दर्ज की गई है, लेकिन पर वो लगातार इसको उठाते रहे। और ये बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की तमाम बयानबाजियों को इग्नोर कर रहे हैं, उस पर क्यों खामोश हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। सीधी सी बात है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, राहुल गांधी ने कहा है। हाँ, बिल्कुल ये साफ तौर पे कहा है, हाथ बंधे हुए। और जो उन्होंने बीच में लिखा है कि मोदी रूस का तेल नेक्सस और AA जो लिखा है उन्होंने AA, तो AA से मतलब वो A1 A2 जो कहते थे, वो A1 A2 के लिए उन्होंने इस बार AA करके संबोधित किया है। और ये देखा था आपने समीर जी की एक A जो था वो 2 बार जाके अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल चुका है और उसी के ऊपर है कि वो वहां से सस्ता तेल खरीद रहा है रूस से और यहाँ बेच रहा है। तो यानी प्रधानमंत्री के मित्र जो हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उनमें भी दखल दे रहे हैं इस तरीके से, यानी भारत के खिलाफ अपमान करवा रहे हैं। और प्रधानमंत्री खामोश बैठे हुए, चूंकि प्रधानमंत्री के हाथ बंधे हुए, ये साफ तौर पर कहना है राहुल गांधी का। जी बिल्कुल, और इसको लेकर यही सारे मुद्दे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं और टैरिफ बढ़ाने की 25% की घोषणा करी चुके हैं। इसके अलावा रूस से तेल खरीदने पर को रोकने की बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं और ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। फिर भी इन सारे मुद्दों पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। और जो दावा वो सीज फायर कराने का कर रहे हैं उस पर भी जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय लेते हुए प्रधानमंत्री, वो काम सेना का है लेकिन उसका श्रेय प्रधानमंत्री ले रहे हैं और अपना अभिनंदन करा रहे हैं। एक बार सुनते हैं, संजय राउत ने भी बड़ी तल्ख टिप्पणी की है प्रधानमंत्री को लेकर, किस तरीके से जरूरी मुद्दों पर खामोश है और अपना अभिनंदन करा रहे हैं, सेना को श्रेय देने की बजाय उसका श्रेय खुद ले रहे हैं। एक बार सुनते हैं संजय राउत को क्या कह रहे हैं। राउत साहब, इंडिया अलायंस ब्लॉक की बहुत दिन के बाद, बहुत समय के बाद बैठक हो रही है, क्या एजेंडा है जबकि आप जैसी पार्टी इंडिया ब्लॉक से दूर हो गई है, बाहर निकलने? देखिए, आप पार्टी की एक उनकी मजबूरी है, उनको पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, वो सत्ताधारी पार्टी है, और भी राज्यों में, गुजरात में उनको कुछ अलग से उनके मन में है। फिर भी हम पार्लियामेंट में लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़े हैं। विधानसभा चुनाव की बात बहुत जगह पर अलग होती है क्योंकि पंजाब में आपकी सत्ता है और कांग्रेस मेन अपोजिशन है। अब दोनों पार्टी एक साथ कैसे लड़ सकती है, आप मुझे बताइए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पंजाब में कांग्रेस का अपना प्रभाव है और आज आपकी सत्ता है, लेकिन दोनों मिलकर बीजेपी को सत्ता पर नहीं आने देंगे। लेकिन मूल एजेंडा क्या है? ब्लॉक गठबंधन की मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा? बहुत से एजेंडे हैं ना। देश की जो हालात है, मोदी जी का झूठ है, पहलगांव का अटैक, ऑपरेशन सिंदूर की बात है, बिहार का चुनाव है, SIR वो मुद्दा है। ऐसे बहुत से मुद्दे पर चर्चा होगी और खास करके एक दूसरे से मिलना, चर्चा करना, यही मकसद है। तो ये सारी चीजें, और सीधे तौर पर कह रहे हैं मोदी का झूठ है। किस मुद्दे पर मोदी का झूठ है ये बता रहे हैं, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम, इन सारे मुद्दों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपना अभिनंदन करा रहे हैं। एक खास बात और भी महत्वपूर्ण बात है, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन हुआ, हम लोगों ने वो तस्वीरें भी दिखाई कि राजनाथ सिंह माला पहनाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे उस युद्ध को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीता हो, जबकि सेना ने वो जीता है और सेना को वहां पर और आगे बढ़ने से रोक देने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसलिए क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर पहलगाम हमले को लेकर सबसे ज्यादा घिरे हुए हैं तो गृह मंत्री अमित शाह गिरे हुए हैं। लेकिन अमलेंदु जी, कल जो अभिनंदन समारोह था उसमें प्रधानमंत्री का तो अभिनंदन हो रहा था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा तारीफ उसमें की गृह मंत्री अमित शाह की,
कि बहुत उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का, और बहुत जमकर उनकी तारीफ की। बहुत सारे इसके अर्थ भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर तक सबसे ज्यादा यही दो नेता घिरे हुए हैं और एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं और सबसे ज्यादा आरोप भी इनके ऊपर ही है, और पार्टी के अंदर भी और बाहर भी सब तरीके से घिरे हुए हैं। लेकिन समीर जी, जिस समय हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, इस समय इंडिया गठबंधन विजय चौक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, और आज फ्लोर मैनेजर्स की बैठक भी हुई थी इंडिया गठबंधन के। वो हम लोग लाइव भी देख सकते हैं कि इस समय क्या बात लेते हैं कि उसमें क्या इंडिया गठबंधन के घटक दलों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ब्रीफिंग हो रही है, क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उस बैठक में? चर्चा चाहती है और सभी ने सतत बड़े शांत रीति से हम स्पीकर से, चेयरमैन से, सरकार से ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारे वोट चोरी नहीं होना, और ये जो SIR वो कर रहे हैं, तो जहां पर उनको चाहिए, अब महाराष्ट्र में उनको वोट बढ़ाना था, वहां पर एक स्टेप्स उन्होंने अलग लिया। बिहार में वोट काटना है तो उसके लिए अलग उन्होंने पवित्रा डाला, और कर्नाटक में भी जो उन्होंने किया धांधली, वहां पर अलग है। तो ये अलग अलग एरिया में उनको सूट होने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इसको चर्चा करने के लिए हमें एक अवकाश मिले, और ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया तो जहां जहां इनकी गलतियां हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं उसको हम जोर दे सकते, सजेशन दे सकते, और देश के हित में खासकर हम जो वोटर्स अपने हक को खो रहे हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं है तो इस देश में वो सिटीजन भी नहीं है। तो ये एक तरफ उसकी सिटीजनशिप पे डाउट करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां जहां उनको जैसा होना वैसा वोटों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। 21 जुलाई 2023 चेयरमैन साहब उस वक्त हमारे धनखड़ साहब थे, उन्होंने कहा था कि आज के कल के जो आप रूलिंग्स अगर देखें और जो चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी कि ऐसी कोई चर्चा इलेक्शन कमीशन पे नहीं कर सकते, SIR पे नहीं कर सकते। तो यही बात इनके प्रेडिसेसर ने ये कहा कि भाई अंडर द सन एवरीथिंग कैन बी डिस्कस्ड, और उन्होंने ये ओपनली कहा कि दिस हाउस इज एंटाइटल्ड टू डिस्कस एवरीथिंग अंडर द प्लैनेट। ये उन्हीं का है, और एक स्पीकर, एक चेयरमैन ऐसा कहते हैं, दूसरा चेयरमैन ने उन्होंने खुला कर दिया कि सबको सभी चीजों को डिस्कस करने की इजाजत इस हाउस में है। और चेयरमैन के इस रूलिंग को कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर संसद में चर्चा नहीं हुई, तो हर मुद्दे पे चर्चा हुई है, तो इसीलिए इस मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं। इसलिए हम सभी डिमांड कर रहे हैं कि चर्चा को हमको अपॉर्चुनिटी दिया जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, किनके वोट कट रहे हैं? माइनॉरिटी के वोट कट रहे हैं, दलित के कट रहे हैं,
आदिवासियों के कट रहे हैं, मनरेगा वर्कर्स के कट रहे हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनका हक छीना जा रहा है। तो जो लोग गरीबों का हक छीनना चाहते, वोटर्स का वोट छीनना चाहते हैं, मैं कहूँगा वो चोरी हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। और एक बात मैं लास्ट में ये कहूँगा कि हमारी ये मांग है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, स्पेशल रिवीजन का, इसको चर्चा में आप सभी सरकार हमको देना चाहिए और हम चर्चा करेंगे, सुझाव देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हमारी मांग है, सब मिल के लड़ रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि ये मुद्दे पे सभी अपोजिशन पार्टी के लोग एक हैं, लेकिन सरकार अलग है, वो मान रही नहीं। हम मनवाएंगे, हम कोशिश करेंगे, अगर नहीं मानते तो हम ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को ही वो नहीं मानेंगे। और एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट में है कि सेपरेट, एक तो सेपरेट सिक्योरिटी का भी क्वेश्चन आया था, तो मैं उसकी बात अब नहीं करता, लेकिन कम से कम हमारे हकूक के लिए, हमारे वोट का हिफाजत के लिए, हमारे नागरिकों की हिफाजत के लिए ये चर्चा जरूर है, हम करना चाहते हैं इसको, और आपके सामने यही बात रखने के लिए मैं आया था। आप सभी को धन्यवाद। शुक्रिया साहब। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव सागरिका घोष जी अपनी बात रखें। আপনাদের সবাইকে নমস্কার। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই যে আমরা এসআইআর নিয়ে সদনের ভেতরে সদনের বাইরে প্রতিবাদ করছি। যেভাবে ভোট চুরি করা হচ্ছে, तो वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने अभी प्रदर्शन लगातार संसद भवन परिसर में हो रहा है, और अब ये विजय चौक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि किस तरह से पत्र भी दिया गया है, मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है। जबकि सदन में ही, यानी वहां पर सभापति ने, उस कुर्सी पर बैठे हुए सभापति ने कहा कि क्या कहा था कि ब्रह्मांड में कहीं, ब्रह्मांड का कोई भी मुद्दा लाइए, हम उस पर चर्चा कराने को तैयार है। तो आखिर क्या ये मुद्दा ब्रह्मांड से कहीं बाहर का है या इसका कहीं अलग से मुद्दा है? आम लोगों के, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मतदाता सूची से उनको बाहर किया जा रहा है, कितना गंभीर मुद्दा है, लेकिन उस पर सरकार चर्चा नहीं करा रही। हाँ, सरकार चर्चा इसीलिए नहीं कर रही समीर जी, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, और जाहिर सी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी वही सवाल उठा रहे हैं कि भाई सरकार चर्चा कराना क्यों नहीं चाहती, और इसीलिए नहीं चाहती चूंकि जो आरोप है विपक्ष का, वो खुला आरोप यही है कि सरकार ही इसे करवा रही है। चुनाव आयोग सरकार के साथ मिला हुआ है और सरकार के साथ मिलकर जो है इसको कर रहा है, और मतदाताओं का जो मताधिकार है उसको छीनने का काम किया जा रहा है। और लगभग 2 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे, जो उसकी प्रक्रिया है उसके तहत अगर देखा जाएगा तो अभी 65 लाख की तो उसने घोषणा कर ही दी है कि इनके नाम हमने काट दिए, बाकी और भी नाम कटेंगे, तो इसको लेकर है। लेकिन समीर जी, इसके साथ साथ जो न्यायपालिका में चल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। अभी जो जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी थी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल है, और ये कहा जा रहा है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता को अगर ऐसी ही राजनीतिक टिप्पणियां करनी है तो सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी से इस्तीफा दें और आकर चुनाव लड़ें और फिर खूब राजनीतिक टिप्पणियां करें। लेकिन अब तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को न्यायपालिका में भेजा जा रहा है, और कॉलेजियम उसकी सिफारिश कर रही है। इससे पहले भी एक मसला आया था, मद्रास हाई कोर्ट में एक जज की नियुक्ति हुई, और वो जिन महिला जज की नियुक्ति हुई, वो महिला जज भारतीय जनता पार्टी की महासचिव थी उस समय तक, और बहुत संविधान को लेकर और सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर उनकी बहुत प्रतिकूल टिप्पणियां उस समय तक एक्स पर मौजूद थी, और उनको था वो नियुक्त कर दिया गया। उनके खिलाफ जब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट कि इनको रोका जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही उनको जो थी वो शपथ दिला दी गई, ताकि वो मामला महाभियोग का बन जाए और फिर उस पर नहीं हो पाए। बहरहाल वो फैसला भी उनके पक्ष में आया था, और ये कहा गया कि चूंकि बहुत से लोग राजनीतिक दलों में होते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तो उस
तरीके से फैसले करते हैं। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणियों को देखकर लगता है कि ये आरोप जो हैं वो अब सही लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से जुड़े हुए लोग किस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं और किस तरीके से न्याय होगा। अब एक नया मामला जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट का आया है पिछली 28 जुलाई को ही, जो अभी निकली है। यह खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सिफारिश की, कॉलेजियम ने, और एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही अमिता साठे नाम है शायद उनका, अमिता साठे, उनको हाई कोर्ट का जज बनाने की कॉलेजियम ने सिफारिश कर दी है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ। विपक्ष कह रहा है कि जो व्यक्ति अभी तक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था और उनके पिता भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं, हालांकि वो अच्छे वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो जुड़े हुए आरएसएस से, तो अब आरएसएस के लोगों को इस तरीके से न्यायपालिका में घुसेड़ा जा रहा है और कॉलेजियम उसकी सिफारिश कर रही है। तो अब इसका मतलब समझिए भांग जो सारे कुएं में घुली हुई है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगा है। अगर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग, और सिर्फ जुड़े हुए नहीं, जो उसके बाकायदा प्रवक्ता और उसके पदाधिकारी हैं, वो लोग अगर न्यायपालिका में आएंगे तो समझा जा सकता है कि वो किस तरीके के फैसले करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है शहनवाज आलम, उन्होंने आज एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता के जितने भी फैसले हैं उन सबकी समीक्षा होनी चाहिए, चूंकि ये लगातार राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं और जो फैसलों में नहीं होती हैं, तो इन्हें डाइस पर बैठकर राजनीतिक टिप्पणियां करने का अधिकार नहीं है। तो इनके सारे समीक्षों की फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए जो जो अब तक इन्होंने दिए हैं। ईवीएम से जुड़ा हुआ मसला था वो भी इनकी बेंच में ही था, और ईवीएम पे जो लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा था, जस्टिस संजीव खन्ना और इनकी बेंच थी, तो समझा जा सकता है कि वो उसमें मामले में कोई फैसला क्यों नहीं आ पाया। तो क्या अब ये आरोप जो लग रहे हैं, राहुल गांधी का जो एक वक्तव्य था कि हम स्टेट से लड़ रहे हैं, तो क्या वास्तव में राहुल गांधी इस बात को पहचान चुके थे कि अब न्यायपालिका में भी आरएसएस के लोगों की घुसपैठ हो चुकी है? बहुत सारे सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। रोहित पवार हैं समीर जी, एनसीपी शरद पवार के नेता, उन्होंने कल ट्वीट किया उसको लेकर और काफी उन्होंने सख्त टिप्पणियां थी वो की। इस पर उन्होंने बड़ी, हाँ, जो लिखा है उन्होंने अपने ट्वीट में, रोहित पवार ने, वो लिख रहे हैं कि सार्वजनिक मंच से सत्ताधारी दल का पक्ष रखने वाले व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आघात है। इसका भारतीय न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। क्या राजनीतिक हस्तियों को सिर्फ इसलिए सीधे न्यायाधीश नियुक्त करना कि वे न्यायाधीश बनने के योग्य हैं, न्यायपालिका को राजनीतिक अखाड़े में बदलने जैसा नहीं है? संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है कि सत्ता पर किसी का नियंत्रण ना हो, सत्ता का केंद्रीकरण ना हो और नियंत्रण व संतुलन बना रहे। क्या किसी राजनीतिक प्रवक्ता की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत और बदले में संविधान को पराजित करने का प्रयास नहीं है? जब किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन व्यक्ति की पृष्ठभूमि राजनीतिक हो और वो सत्ताधारी दल में एक पद पर हो, तो कौन गारंटी देगा कि न्याय प्रक्रिया राजनीतिक पूर्वाग्रह से नहीं चलेगी? क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति न्याय प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगी? नियुक्त व्यक्ति की योग्यता पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति करते समय आम लोगों की यह भावना आहत हो रही है कि न्याय बिना किसी निवेश के आम नागरिकों के लिए है। परिणाम स्वरूप संबंधित राजनीतिक व्यक्ति की न्यायाधीश पद पर नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय भी इस संबंध में मार्गदर्शन करें। बहुत ही सख्त टिप्पणी और बहुत एक जेन्युइन सवाल उठाए हैं कि जब वो व्यक्ति किसी विचारधारा नहीं बल्कि एक पार्टी का पदाधिकारी है, तो वो अपने फैसलों में कैसे न्याय कर पाएगा? बड़ा सवाल है। और पार्टी पदाधिकारियों, पार्टी से जुड़े लोगों, विचारधारा से जुड़े लोगों को सरकारी वकील, एडवोकेट जनरल, ये सब बनाने की जो परंपरा है रही है, और चूंकि वो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन न्यायाधीश सरकार का प्रतिनिधि नहीं होता है, उसको सरकार के खिलाफ ही तमाम मुकदमे सुनने होते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा? जस्टिस शेखर यादव की तरह वो किस तरह से एक समुदाय विशेष के बारे में जो उनके विचार हैं, जब वो फैसला दे रहे होंगे तो वो विचार उनके कैसे वहां पर प्रभावी नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल। तो सभी निश्चित तौर पे अब खतरा लोकतंत्र पर ही नहीं है बल्कि न्यायपालिका पर भी है। और सबसे खराब बात जो वो ये है कि कॉलेजियम इसकी सिफारिश कर रहा है। कॉलेजियम आखिर ऐसी सिफारिश क्यों कर रहा है, ये बात जानते हुए कि वो व्यक्ति जो है एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता रहा है और अभी तक प्रवक्ता था, वो उसने थोड़े दिन पहले उस पद से त्यागपत्र दिया है और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति को किस लिए नियुक्त किया जा रहा है, ये बहुत गंभीर सवाल है। हालांकि इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं जिनमें राजनीतिक दलों से जुड़े लोग जो गए, लेकिन वो समय दूसरा था। अब जो समय आ रहा है, जिस तरीके से जजेस साहिबान की टिप्पणियां आ रही हैं, डाइस पर बैठकर कुछ भी भाषण देने की उनको आज़ादी जिस तरीके से हो गई, आप किसी का अपमान भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी पर जो जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी है, इस पर तो राहुल गांधी को एक मानहानि का मुकदमा करना चाहिए।
कि आपने ये कहा कैसे कि आप सच्चे भारतीय नहीं? आप कौन है सच्चे भारतीय तय करने वाले? सुप्रीम कोर्ट भी ये तय नहीं कर सकता कौन सच्चा भारतीय कौन सच्चा भारतीय नहीं है। देखिए उसमें उसकी जो चर्चा हो रही है अमलेंदु जी, उसमें राहत दी गई है राहुल गांधी को, लेकिन जो टिप्पणी है आखिर में चर्चा खतरनाक टिप्पणी, और वही चर्चा बन गई। और आप प्रधानमंत्री मोदी उसको लेकर राहुल गांधी पे क्या टिप्पणी कर रहे हैं कि उनके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर कहने के लिए कुछ है ही नहीं। सवाल दूसरा समीर जी कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी पर तो टिप्पणी कर दी कि आप सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसी टिप्पणी नहीं करते। क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता इसी तरह की टिप्पणी कर सकते हैं? हम देखेंगे कितनी हिम्मत वाले हैं। करके दिखाएं, ऐसी कोई टिप्पणी करके दिखाएं। कि मैं भारत में जब पैदा होने पर लोग जो है वो शर्मिंदा होते थे, ये टिप्पणी कौन सी देशभक्ति की कैटेगरी में आएगी? तो इसलिए जज साहिबान को राजनीतिक टिप्पणियों से बचना चाहिए, क्योंकि देश का अभी भी विश्वास जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर अगाध है कि कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर मिलेगा। लेकिन जब इस तरीके की टिप्पणियां आएंगी तो ये सुप्रीम कोर्ट से न्याय टिकेगा, और सुप्रीम कोर्ट से अगर न्याय टिकता है समीर जी तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात होगी। तो इसलिए जज साहिबान को अपने आचरण को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब देश सुनता भी है। अब ऐसा नहीं होता है कि आपने डायस पर बैठकर टिप्पणी कर दी और वो टिप्पणी आपने कर दी वो नहीं आई, क्योंकि अब लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, अखबारों में चीजें आती हैं, सब जगह चर्चा होती है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे मसलों को लेकर टिप्पणी करती है। आपने जो निर्णय दिया उसमें भारतीय जनता पार्टी ने टिप्पणी नहीं की। अब सत्येंद्र जैन को आप सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दायर किया, 6 साल तक उसको कुछ नहीं मिला, केस खारिज हो गया, लेकिन सत्येंद्र जैन अपराधी और भ्रष्ट जो है साबित हो गए, साबित हो गए। तो इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए, चूंकि आप न्याय देने के लिए बैठे हुए हैं, आप राजनीतिक टिप्पणियां देने के लिए नहीं। बिल्कुल। और इसको लेकर जो सबसे हैरानी की बात है वो ये है कि किस तरह से न्यायिक व्यवस्था का, यानी कोर्ट का भी, न्यायपालिका का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। सीधे तौर पर पार्टी प्रवक्ता हाई कोर्ट के जज बना दिए जा रहे हैं, और जज, हाई कोर्ट के जज सीधे तौर पर एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह से बोलते हैं, और एक समुदाय के प्रति, एक धार्मिक समुदाय के प्रति किस तरह से वैमनस्य की बात करते हैं वो दिखाई पड़ रहा है। तो इन सभी का ये नतीजा है। लेकिन न्यायपालिका को कम से कम बचा रहना चाहिए राजनीतिकरण से, अन्यथा इसके परिणाम बहुत ही गंभीर और भयावह होंगे। क्योंकि अंतिम रूप से लोगों को अगर कहीं आशा होती है, न्याय की आशा होती है, तो वो होती है कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अगर वहीं पर इस तरह से एक राजनीतिक दल के लोग जज बनकर बैठे रहेंगे तब फिर यह मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। और इस स्थिति में जब देख रहे हैं कि चुनाव आयोग भी जिस तरह से मनमाने तरीके से, एक संवैधानिक संस्था पूरी तरह से एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम कर रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में लोगों को कम से कम राहत की उम्मीद दिख रही है। और एक राहत दिखाई पड़ी कि कैसे चुनाव आयोग को कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आपको जिन लोगों के नाम आपने वोटर लिस्ट से काटे हैं उनकी सूची दिखाने के लिए, उनका विवरण देने के लिए आप बाध्य हैं, और शनिवार तक उन सूची को उपलब्ध कराइए। तो महत्वपूर्ण बात है ये कि अगर किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन न्यायपालिका को कम से कम राजनीति से बचाए रखना चाहिए। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है, और विपक्ष की तो जिम्मेदारी है ही। खैर, ये चुनाव आयोग अब क्या किस तरह से सूची उपलब्ध कराता है, यही जल्दबाजी वो दिखाएगा। इसमें भी जिस तरह से उसने फॉर्म जमा करने में दिखाई, यानी शनिवार तक उपलब्ध करा पाता है सुप्रीम कोर्ट को या नहीं, रहेगी इन सब पर नजर। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।